हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारा टॉपिक छोड़ा था पद परिचय में, और पद परिचय में हम पहुंच गए थे। विकारी पद परिचय हमने समाप्त कर लिए थे, और आज हम आगे बढ़ाएंगे विकारी पद। विकारी पद मैंने बता दिया था। ए का अर्थ होता है नहीं, विकारी का अर्थ परिवर्तन। कि बेपद जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी कहलाते। बोले तो संस्कृत में जिन्हें अव्यय कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, कल बता दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 था क्रिया विशेषण, नंबर 2 था संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 था संबंध समुच्चय बोधक अव्यय, और नंबर 4 था विस्मयादि बोधक अव्यय। चार प्रकार के अविकारी पद थे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऊपर नीचे कैसे भी ले सकते हैं इनको। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के थे। रीति बोधक, काल बोधक, स्थान बोधक, और परिमाण बोधक। अब आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि अविकारी पद किसे कहते हैं, अविकारी पद के जो प्रकार हैं उनकी परिभाषा क्या है, उनके प्रकार क्या है, उन प्रकारों का वाचक शब्द क्या क्या है, और जब अपन पद परिचय करते हैं तो किन किन शब्दों का यहाँ रूप देखा जाएगा, वो सारी चीजें आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था कल आपको कि 2 शब्द है, क्रिया है और विशेषण है। दोनों अपने आप में अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ जॉइंट में पढ़ेंगे तो एक ही टॉपिक बना क्रिया विशेषण। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। 4 प्रकार के, रीति बोधक, काल बोधक, स्थान बोधक और परिमाण बोधक। रीति बोधक में स्थिति दशा का बोध होता है, जो रिवाज हैं, जो चले आ रहे हैं। काल में समय देखा जाता है, स्थान में स्थान देखा जाता है, और परिमाण में नाप तोल वाली अवस्था कितना कितने से संबंधित देखी जाती है। अब बात ये करें कि अपन इन्हें पहचानेंगे कैसे। पहचानने के लिए हमें क्रिया पर प्रश्न करना होगा। सबसे पहले अपन देखें क्रिया पर प्रश्न करेंगे कैसे। उदाहरण रूप में बताऊंगा मैं आपको कैसे और किस प्रकार से। कैसे और किस प्रकार से। काल में कब से प्रश्न करेंगे, स्थान में कहां से प्रश्न करेंगे, और परिमाण में कितना कितने से प्रश्न करेंगे। अब पहले तो मैं पद परिचय के ना देख करके पहले तो ये देख लेते हैं क्रिया विशेषण में। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, बाजार में पुस्तकें धकाधक बिक रही हैं। या मैं यूं कहूं वह ऐसे गिरी कि बेहोश हो गई। अब देखें इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों वाक्यों में क्रिया देखना, बिकना और गिरना। वही बात मैंने कहा कैसे और किस प्रकार से देखे। अब देखे बाजार में पुस्तकें कैसे बिक रही हैं, किस प्रकार बिक रही हैं, धकाधक। कैसे बिक रही है? धकाधक। वह कैसे गिरी?
ऐसे गिरी। तो दोनों का उत्तर निकल रहा है, दोनों निकल रहे हैं। कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है वो रीति बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब जैसे मैं यूं कहूं, वह आज आएंगे। कब आएंगे? आज। एक एक पर चलते हैं, थोड़ा सा उदाहरण देखते हुए। अब देखें सब, क्रिया विशेषण पद का परिचय देते समय क्रिया विशेषण पद का परिचय देते समय क्रिया का प्रकार, क्रिया विशेषण का प्रकार और स्थिति या विशेषता का बोध किया जाता है। बड़ा सिंपल है सर। क्रिया विशेषण का प्रकार और स्थिति या दशा का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखें, पुस्तकें बाजार में धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ पर प्रश्न वो अंडरलाइन है और उससे पूछेगा इसका पद परिचय कीजिए। तो वही बात आ जाएंगे अपन पुरानी बातों पर, लिख दिया धड़ाधड़ बराबर का चिन्ह। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण का प्रकार देखिए। तो कैसे बिक रही है? धड़ाधड़। तो रीति क्रिया विशेषण, रीतिबोधक क्रिया विशेषण। अब देखिए, बिकना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, बिकना क्रिया की रीति बता रहे हैं या विशेषता बता रहे हैं कि किस प्रकार बिक रही है। बिकना क्रिया की रीति बता रहे हैं। जैसे मैं ये कहूं, लड़कियां छत के ऊपर खड़ी हैं। ऊपर देखें, वही बात यहां देखो ऊपर। अब मैं यूं कहूं किस प्रकार खड़ी है तो प्रश्न नहीं बन रहा। मैं यूं कहूं कब खड़ी है तो ये भी नहीं बन रहा। अब देखो कहां खड़ी है, तो मैंने आपसे कहा था कहां से प्रश्न करने पर जो भी शब्द आता है वो कौन से क्रिया विशेषण का होता है? कौन सा होता है? स्थानवाचक। कौन सा होता है? स्थानवाचक। बताया था आपको कालवाचक, कालबोधक, स्थानबोधक, रीतिबोधक और परमाणुबोधक। तो अब देखो कहाँ खड़ी है? ऊपर। कहाँ प्रश्न आया? ऊपर। तो स्थानबोधक के आप कुछ वाचक शब्द थे, आज, कल, परसों, अभी, तभी, इधर उधर, आमने और सामने, ये सब थे। लेकिन हमें तो कहाँ से आ गया? तो ऊपर आ गया। तो ऊपर तो हो गया तो स्थानबोधक क्रिया विशेषण। स्थानबोधक क्रिया विशेषण। अब देखो क्रिया क्या है? खड़ी। खड़ी क्रिया का स्थान बता रहे हैं।
अब तीसरा उदाहरण देखें अपन। सलोनी के पापा आज आएंगे, और आज पर लगा दिया। कब आएंगे? आज आएंगे। मैंने कहा था क्रिया पर जब कब से प्रश्न पूछने पर जो भी शब्द आता है वो कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके भी वाचक शब्द थे, आज, कल, परसों, अभी, तभी, आदि। और इसके थे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, आमने सामने, इधर उधर, आमने सामने, आदि। आज, कल, परसों, अभी, तभी, आदि। तो आज आएंगे, कब आएंगे? आज आएंगे। तो कौन सा हुआ? कालबोधक क्रिया विशेषण। क्रिया क्या है? आएंगे, यानी आना। आएंगे क्रिया का समय बता रहा है। आएंगे क्रिया का समय बता रहा है। उदाहरण आप देख चुके हो सब। अब मैं लिख देता हूं एक चौथा उदाहरण, क्योंकि 4 प्रकार है तो चारों के एक एक उदाहरण तो होने चाहिए ना। सोहन दूध कम पीता है। पीना क्रिया, कितना पीता है? कम पीता है। कितना और कितनी से प्रश्न करने पर शब्द जो भी आता है वो परिमाणवादक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब देखो, कम पर अंडरलाइन लिखी हमने, कम लिख लिया। परिमाणबोधक क्रिया विशेषण। क्रिया कौन सी है? पीना। पीना क्रिया की मात्रा बता रहा है। हाँ तो दोस्तों, हमने क्रिया विशेषण पढ़े। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने आपको पद परिचय करने से पहले क्रिया विशेषण कैसे, क्यों, कब, कहाँ से ऐसे भी आते वो सब बता दिए। 4 प्रकार के, रीतिबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, परिमाणबोधक। मैंने आपको ट्रिकी भी बताया था। क्रिया पर कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करने पर जो भी शब्द आता है वो रीतिबोधक, कब से प्रश्न करने पर आता है तो कालबोधक, कहाँ से प्रश्न करने पर आता है तो स्थानबोधक, और कितना कितनी से प्रश्न करने पर आता है तो परिमाणबोधक क्रिया विशेषण आता है। अब देखिए, बता दूं, दूसरा देखिए, संबंध बोधक अव्यय। संबंध का बोध कराने वाले जो वाचक शब्द होते हैं, जैसे संबंध में तो का, की, के, ये लगे मिलेंगे, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखें, संबंध बोधक पद परिचय कर रहे डायरेक्ट। अव्यय का परिचय देते समय संबंध बोधक अव्यय का परिचय देते समय संज्ञा और सर्वनामों का शब्द से संबंध बताया जाता है।
अब इसके वाचक शब्द और भी है जिनसे हमें पता लग जाता है संबंध बोधक है। जैसे मैं वाचक शब्द लिख देता हूं, के सामने, के पार, के जैसा, के सामने, के पार, के जैसा आदि। ये भी एक जैसा आ जाए के बाद, यानी का, की, के, ये इसके वाचक शब्द है। के सामने, के पार, के जैसा, के ऊपर, के पास, ये सब क्या है? वाचक शब्द। अब उदाहरण देख लेते हैं। राम का घर ताजमहल के सामने है। के सामने पे हमने अंडरलाइन लगा दिया, के सामने पर हमने अंडरलाइन लगा दिया। अब यहां लिख लेंगे के सामने। जब के लग रहा है तो कौन सा हुआ? संबंध बोधक अव्यय। अब ये जो के सामने कौन सी संज्ञा का स्थान अपना संबंध बता रहा है? ताजमहल। किसके सामने? ताजमहल के सामने। तो ताजमहल संज्ञा से संबंध बता रहा है। ताजमहल संज्ञा से संबंध बता रहा है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। घर के सामने, किसके सामने? घर के सामने। बगीचा के सामने, अंडरलाइन किया, लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए करना है, के सामने आ गया तो वो तो हमें तो पता ही है भाई कि संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय है। अब देखते हैं कि कौन सी संज्ञा का इसमें संबंध बता रहा है। तो डायरेक्ट दिख रहा है किसके सामने है? घर। तो घर संज्ञा से संबंध बता रहा है। विकार्य में दो पद परिचय हुए, क्रिया विशेषण हुआ, संबंध बोधक हुआ। अब अपन आज इस टॉपिक को अपन समाप्त कर लेते ना, और अपन अब चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ। देखिए साहब, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय का अर्थ भी जोड़ना या तोड़ना होता है। देखिए, दो शब्दांशों या दो वाक्यांशों, दो शब्दांशों या दो वाक्यांशों को जोड़ने और अलग करने को जोड़ने व अलग, दो शब्दांशों दो वाक्यांशों को जोड़ने व अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वैसे तो काफी इनके प्रकार हैं, अनेक रूपों में बांट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल दो प्रकार के रूप में बांट लें। ये दो प्रकार के होते हैं, कोर्स के हिसाब से। नंबर 1 समुच्चय बोधक अव्यय,
संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय जो जोड़ने वाले होते हैं। और नंबर 2 विभाजक जो अलग करने वाले होते हैं। संयोजक दो शब्दांशों, 2 वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, और विभाजक 2 वाक्यांशों को या 2 शब्दांशों को अलग करने का काम करते हैं। अब इनके वाचक शब्द देख ले, इसमें और, तथा, एवं। और, तथा, एवं किसमें है? समुच्चयबोधक अव्यय में। और इसमें लेकिन, किंतु और परंतु, ये सारी बातें दी गई संयोजक और विभाजक में। लेकिन, किंतु, परंतु ये विभाजक में दी गई, और तथा एवं ये शब्द ऐसे 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने का और ये थोड़ा अलग करने का काम करते हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब फिर वही बात अपन की पद परिचय की तरफ चलती है। सर कैसे चलती है कि समुच्चयबोधक अव्यय का परिचय देते समय लिख देता हूं। परिचय देते समय प्रकार अर्थात कौन सा समुच्चयबोधक है, संयोजक है या विभाजक, और इसके कार्य का उल्लेख किया जाता है। इसका कार्य क्या है, कौन सा है, कैसे जोड़ रहा है या तोड़ रहा है। उदाहरण देखिए सर, राधा सोती है और मीरा रोती है। और पे लगा दिया हमने सर, और लगा दिया। देखिए कौन से में? संयोजक। तो लिख देंगे संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय। विकारी सरल है, विकारी थोड़ा कठिन है। समुच्चयबोधक अव्यय। अब दूसरा प्रकार क्या दिया? इसके कार्य का उल्लेख किया जाता है। अब जब समुच्चयबोधक में हमने संयोजक लिख लिया तो कार्य क्या है इसका? कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है कि एक तो वाक्य राधा सोती है और दूसरा वाक्य मीरा रोती, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। तो और से जब जुड़ गया, और से जब जुड़ गया, वैसे तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य में है। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ दोनों अलग अलग होते हैं, एक स्वतंत्र होता है, दूसरा प्रधान होता है, दूसरा किसी पर इंडिपेंडेंट, दूसरा किसी पर आश्रित नहीं रहता, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे देखो, राधा सोवे चाहे मत सोवे, मीरा तो रोवेगी, मीरा रोवे चाहे मत रोवे, राधा तो सोवेगी। अर्थात दोनों अपने आप में फ्री हैं, तो वहाँ 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। एक उदाहरण और देख लेते लास्ट का। शीला पढ़ती तो है परंतु पास नहीं होती। अर्थात पढ़ती है परंतु उसे पढ़ने वाला रिजल्ट नहीं मिल पाता, अर्थात थोड़ा तोड़ रहा है वाक्य को। परंतु पर लगा दिया, दिख गया। विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय और 2। अब देखें, अब समुच्चय संयोजक था तो जोड़ रहा था, तो विभाजक होगा तो 2,
वाक्यों के अलग होने का कार्य का बोध हो रहा है। बोध हो रहा है। आप इसे आराम से देख लें, उतार लें। बहुत सिंपल है अभिकारी पद। बेकारी में तो बहुत हमें देखना पड़ता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं, प्रकार दिख गया और उसके बाद उसकी विशेषता या जो भी बात है लास्ट देखते हैं। अब हम विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हिंदी में, जहां हमारे इस वाक्य में ये चिन्ह जहां लगता है, ये कहते हैं चेहरे के हाव भाव। जैसा बोला जा रहा है, जैसी सिचुएशन है, जैसी कंडीशन है, उसी स्थिति के अनुसार चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं सब। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो कोई शब्द आया हाय। अब हाय दुख का सूचक है। अब जब दुख होगा तो चेहरा दुख जैसा ही होगा। अब मान लो कोई मर जाता है और किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, तो अपन शब्द जैसे ये बोल रहा है हमने, हाय वह मर गई, तो अपन इसे हंसते हंसते थोड़े बोले हाय वह मर गई। इसे ऑटोमेटिक रूप में हमारा चेहरा बिल्कुल दुख से भर जाएगा और हमें इस तरह से बोलना पड़ेगा, हाय वह मर गई। तो जहां चेहरे के हाव भाव जैसे सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति है उसके अनुसार बदल जाते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कह लाते हैं। अब इसमें देखो, हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, सावधान आदि भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये तो उदाहरण बहुत कम आएगा भाई। क्यों आएगा? क्योंकि अब ऐसा कोई शब्द आएगा तो उसमें चिन्ह लगा मिलेगा। अब जब चिन्ह लगा मिलेगा तो हम उसे तुरंत पहचान लेंगे। तो हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखें मेन टॉपिक कि विस्मयादि बोधक अव्यय का परिचय देते समय प्रकार और उसके भावों का बोध कराया जाता है। कैसा भाव है, हर्ष का है या दुख का है या आश्चर्य का। उदाहरण देखें आप एक आध दो, उसके बाद अपन इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। पहले तो मैं शब्द लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे हर्ष के लिए तो अपन यूज करते हैं होर्रे। क्या करते हैं? होर्रे। इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, HURRAH, होर्रा। शोक के लिए बोलते हैं हाय।
घृणा के लिए बोलते छी, क्या बोलते छी, और आश्चर्य के लिए बोलते ओ या अरे। ये वाचक शब्द आएंगे साहब, तो ये हमें जहां लगे मिल जाएंगे, हम तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सा चिन्ह कौन सा है। अब देखें अरे, उदाहरण देखें, अरे भिखारी गाड़ी में घूम रहा है। एक उदाहरण और लिख लेते, फिर डायरेक्ट एक्शन करके फ्री करते हैं। अरे भिखारी गाड़ी में घूम रहा है, और दूसरा में लिख दो हाय वह मर गई, और एक में ये लिख दो छी, कितनी गंदी बात है। अब देखते चले फटाफट। सबसे पहले हमने अरे पे डाला साहब, काय पे डाल दिया, अरे पे। तो हमें पता है कौन सा हुआ भाई, ये खूब पता है हमें कि कौन सा विकारी शब्द है, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन, इनका कोई प्रकार तो है ही नहीं, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब किसका भाव है यहाँ, आश्चर्य, आश्चर्य के भावों का बोध हो रहा है। अब ऐसे हाय हमें दिख गया, तो विस्मयादि बोधक अव्यय तो है ही है। बोध किसका है, शोक दुख के भावों का बोध हो रहा है। किसके भावों का, बोधों का। अब लास्ट देखिए छी, छी खूब पता है हमें कि विस्मयादि बोधक अव्यय है। और घृणा के भावों का सूचक है। दोस्तों ये मैंने अविकारी के चारों पार्ट आपको कराए, विकारी के पहले ही करा चुका था। टोटल पूरा पद परिचय हो गया। मैंने अपनी तरफ से पूरा सब कुछ अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई चीज़ कम समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमेंट्स हमें प्राप्त हों, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आप पढ़ते रहें, स्टे रहें, सेफ रहें होम अपने घर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी करते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा शब्द शक्ति। तब तक के लिए धन्यवाद।